हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का पार्ट सेकंड को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि इस टेक्निक का नाम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्यों रखा गया है। एक्सरे क्या है, क्रिस्टलोग्राफी क्या है, ये क्रिस्टल क्या है, क्यों क्रिस्टल हम यहाँ यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस टेक्निक में एक्सरे को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है एटम्स से रिलेटेड, वो उससे मैच मतलब लगभग दोनों एक बराबर है। हमारे सैंपल में जो एटम्स की जो पोजीशन है उसकी मैचिंग हमारे एक्सरेज के वेवलेंथ के साथ होती है। और इस टेक्निक में क्रिस्टल क्यों? क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम लिक्विड सैंपल को यूज नहीं करते, हम सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के फॉर्म में सैंपल को यूज करते हैं। कारण यह है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि सॉलिड फॉर्म में एटम्स एक निश्चित पोजीशन पर फिक्स होते हैं, वही सैंपल अगर लिक्विड फॉर्म में है तो एटम्स का अरेंजमेंट कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो यदि हमें किसी भी केमिकल का, किसी भी बायोमोलिक्यूल का अगर हमको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पता करना है तो हमें उसके एटम्स की एक निश्चित पोजीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसी को रीड करके हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसकी वर्किंग में आते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वर्क कैसे करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं सोर्स बना रहा हूं यहां पर। ये सोर्स होगा एक्सरे का, ये है हमारा सोर्स ऑफ एक्सरे। सोर्स ऑफ एक्सरे मींस यहां से हमारी एक्सरेज निकलेंगी और यहां से हमारी कई सारी एक्सरेज निकली तो, लेकिन ये जो एक्सरेज है हमें यहां पर किसी एक की आवश्यकता है। हम एक रे को आगे तक लेकर जाने वाले हैं, यहां पर इतनी सारी नहीं। तो इसको रोकने के लिए हमने यहां पर एक यहां पर लेड स्क्रीन का इस्तेमाल किया हुआ है। इस स्क्रीन का काम है, ये लेड स्क्रीन, इस स्क्रीन का काम है कि ये बाकी को रोक लेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। वो एक्सरे जो इस सोर्स से निकली, क्लिस्ट्रॉन को बेसिकली हम यूज करते हैं, क्लिस्ट्रॉन को। ये क्लिस्ट्रॉन से हमारे एक्सरेज निकलते हैं। एक्सरेज हमारे हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो यहां से हमारे एक्सरेज निकले, लेकिन हमें यहां से किसी एक को ही आगे लेकर जाना है। तो इनको ब्लॉक करने का काम ये लेड स्क्रीन करती है। यहां से हमारा सिर्फ एक एक्सरे आगे की ओर निकला, बाकी ब्लॉक हो गए, एक सिर्फ आगे क्यों निकला। अब यदि हमको अपना स्ट्रक्चर, सैंपल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो हमें एक्सरेज से सैंपल को टकराना भी पड़ेगा। तो अब हमारा सैंपल यहां पर आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हमारा जो सैंपल है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? सॉलिड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ही हमारे जो एटम्स का जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल पाता है। तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में हमारे सैंपल आ चुके हैं। यहां पर हमारे एटम्स इस प्रकार से अरेंज होंगे। कुछ प्रकार से हमारे एटम्स यहां पर अरेंज होंगे। लेकिन ये जो हमारा सैंपल है, अच्छा एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहता हूं कि नॉर्मली जो हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं और भी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये वैसे तो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। तो हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करने से पहले हमें अपने सैंपल को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदलना भी पड़ता है। उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं। हमारे पास कई टेक्निक है वेपराइजेशन वगैरह से रिलेटेड, हमारे पास और भी कई टेक्निक्स हैं। उन मेथड्स का इस्तेमाल करके पहले हम अपने सैंपल को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का बेसिकली यूज किया जाता है, सॉल्ट वगैरह का यूज किया जाता है, जिससे हम अपने सैंपल को सॉलिड फॉर्म में बदल सकें। अच्छा, अब हमारा सैंपल तो यहां पर प्लेस किया जा चुका है। ये हमारे सोर्स ऑफ एक्सरेज निकली, स्क्रीन ने बाकी जो एक्सरे उनको रोक लिया, सिर्फ एक को आगे पास होने दिया। अब ये एक्सरे हमारे उस सैंपल से टकराने वाली है जिस सैंपल का स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन करना है। तो सैंपल हमारा किस फॉर्म में है?
क्रिस्टल के फॉर्म में है। क्रिस्टल फॉर्म बदलने के लिए हमने पहले अपने सैंपल जो, यदि हमारा सैंपल पहले से लिक्विड फॉर्म में है तो हमें उसको सॉलिड फॉर्म में बदलने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन वगैरह हम लोग बेसिकली कर पाते हैं। ये अब हमारा सैंपल रेडी है, लेकिन सैंपल ऐसे हवा में, ऐसा एयर में तो ऐसा लटका नहीं रहेगा, हमें यहाँ पर सैंपल को प्लेस करना भी पड़ेगा। तो सैंपल को एक खास सिस्टम के ऊपर रखा जाता है, और ये जो मैंने बनाया है जिसके ऊपर हमारा सैंपल रखा हुआ, क्रिस्टल रखा हुआ है, ये सैंपल हमारा कहलाता है, ये माफ कीजिएगा, ये सिस्टम हमारा कहलाता है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर, ये गोनियोमीटर का काम होता है कि ये हमारे सैंपल को एक्स रेज के सामने में, जैसे हमारा सैंपल है, सैंपल को यहाँ भी रखा, मतलब एक्स रेज हमारी ये आ रही है, तो सैंपल हमारा ऊपर या नीचे ना होने पाए। अगर नीचे हुआ तो एक्स रेज निकल जाएंगी, कोई डिटर्मिनेशन नहीं। हमारा सैंपल ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिटर्मिनेशन नहीं। तो हमारा सैंपल जो है वो एक्स रेज के सामने है ऐसा, तब तो एक्स रेज से टकराएंगी, है ना। तो सैंपल को माउंट करने के लिए, सैंपल को माउंट करने के लिए हम यहाँ पर गोनियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गोनियोमीटर का यहाँ पर एक फंक्शन और भी होता है। वो फंक्शन ये है कि हमारा गोनियोमीटर सैंपल का ओरिएंटेशन भी करता है। मींस जो हमारा सैंपल है जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में है, उसका ओरिएंटेशन भी करता है, उसको तरह तरह से अलग अलग एंगल में घुमाता भी है। घुमाने से क्या होगा कि जैसे आप देखिए, जैसे ये, जैसे अभी जिस पोजीशन में हमारा सैंपल रखा हुआ है, रेडिएशन अभी एक ही तरफ से लग रहा है, और जैसे कि मानिए कि जैसे ये हमारा सैंपल है, ये अब रेडिएशन तक आई तो इसे सीधे टकराई, इस तरफ तो टकराई नहीं, नीचे तो टकराई नहीं, ऊपर तो आई नहीं। यदि हम इसको इस प्रकार से अगर घुमाते रहेंगे ऐसा, तो जो रेडिएशन एक्स रेज है वो हर तरफ से टकराती जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ यूज करना है। ये गोनियोमीटर का काम है हमारे सैंपल को माउंट करना और हमारे सैंपल को अलग अलग एंगल में घुमाते भी जाना। अलग अलग एंगल में जो हमारा सैंपल घूमेगा तो हमारे एटम, तो हमारा जो सैंपल है हर साइड से जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक्सपोज होगा एक्स रेज से। मतलब हमारा एक्स रेज सिर्फ सैंपल के सामने बस नहीं टकराएगा, घुमा दिया तो इधर से भी टकराया, ऐसा घुमा दिया इधर भी टकराया, ऐसा घुमा दिया इधर भी टकराया। सैंपल का यहाँ पर क्रिस्टल का ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। तो गोनियोमीटर हमारा माउंट भी करता है और इसको ओरिएंट भी करता है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल में, ताकि हमारा सैंपल का हर सरफेस एक्स रेज से स्ट्राइक करे। ओके, सो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं यहाँ पर कप्पा गोनियोमीटर। ये जो कप्पा गोनियोमीटर है, इसकी खास बात यह है कि ये हमारे क्रिस्टल को 3 एंगल में ओरिएंट करता है। ओरिएंट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक्सरे है वो सैंपल से टकरा है, टकराने के बाद यहां पर एक एक्सरे फिल्म से टकराता है। ये हमारी एक्सरे फिल्म है, ये हमारी एक्सरे फिल्म है। रेडिएशन यहां से निकली, इस लेड स्क्रीन से पास हुई, एक एक्सरे निकला, सैंपल से टकराया जो कि हमारे क्रिस्टल के रूप में है। सैंपल को अलग अलग एंगल में घुमाने का काम गोनियोमीटर का है। यहां टकराने के बाद अब ये रेज अलग अलग, चूंकि एटम की पोजीशन जैसी जैसी जहां पर होगी, जैसे जैसे एटम की पोजीशन होगी वैसे वैसे ये एक्स रे उनसे टकराएगी और अलग अलग एंगल में डिफ्रैक्ट होगी। ओके, तो कुछ रेज ऐसे निकल गई, कुछ यहां आ गई, कुछ ऐसे हो गई, कुछ ऐसा। ऑलराइट स्टूडेंट, सैंपल से हमारी एक्स रे गुजरी और सैंपल में जो हमारा एटम है उससे टकराकर, एटम के अरेंजमेंट से टकराकर वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होकर पीछे लगी एक्सरे फिल्म से, फोटोग्राफ फिल्म से जाकर टकराई, और जहां टकराई वहां पर एक स्पॉट बनाती चली गई। कुछ स्पॉट हमें यहां पर ऐसे अलग अलग मिलेंगे। ऑलराइट, ये हमारे ऐसे अलग अलग स्पॉट बन जाएंगे। ये स्पॉट हमें बताता है एटम्स का अरेंजमेंट क्या है।
ये जो हमारा सैंपल है, इस सैंपल में जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो एटम्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट के आधार पर यहाँ पर स्पॉट बनेगा। आप देखिए कि मैंने यहाँ पर अलग अलग स्पॉट बनाया है, कुछ बड़े साइज के स्पॉट हैं, कुछ डार्क हैं और कुछ छोटे साइज के हैं। इनका भी अपना एक मतलब है। मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए, पहली चीज तो ये जो स्पॉट बन रहे हैं, लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, बड़े साइज का बन रहा है, छोटे साइज का बन रहा है, ये डिपेंड करता है एक तो एटम्स की पोजीशन कहाँ पर है। ओके, अच्छा एक चीज आप और जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर मतलब जो एटम है, एटम की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। एटम के न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मींस इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड का यहां पर हमको एक शब्द को यूज करना है कि हम इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के अकॉर्डिंग यहां पर जो डार्कनेस आ रही है, मतलब कुछ स्पॉट हमारे डार्क बन रहे हैं, कुछ स्पॉट हमारे लाइट बन रहे हैं। ओके, तो कुछ हमारे डार्क है, कुछ लाइट है। ये डिपेंड कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सही शब्द है कि हमारे सैंपल से टकराई तो बड़े स्पॉट छोटे स्पॉट बन गए। तो साइज डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारा सैंपल है उसमें एटम्स की पोजीशन, एक्सरे आई, टकराई और टकराने के अकॉर्डिंग वो स्पॉट वहां पे बना ली। अब कुछ स्पॉट हमारे डार्क बन रहे हैं, कुछ लाइट बन रहे हैं। ये बताता है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कि जो भी हमारा सैंपल है, उस सैंपल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि बहुत ज्यादा है तो स्पॉट हमारा हो जाता है डार्क, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो सैंपल जो स्पॉट बनता है वो होता है हमारा लाइट। तो जो क्रिस्टलोग्राफर है, जो पूरा ये काम करता है, क्रिस्टलोग्राफर इस स्पॉट को देखता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखता है, और यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मींस किस किस एंगल से जो हमारी एक्स रेज है वो टकराकर अलग अलग एंगल में डिफ्रैक्ट हुई है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन दोनों को यूज करके क्रिस्टलोग्राफर जनरेट करता है एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप, तो हमें जो फोटोग्राफी फिल्म है उसमें एक तो पोजीशन भी पता चल रही है, प्लस डार्कनेस और लाइटनेस से हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता चल रही है। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दोनों को यूज करके क्रिस्टलोग्राफर एक इलेक्ट्रॉन मैप तैयार करता है, और उसी मैप में एटम्स को, जो भी उनका जो मॉलिक्यूल जो अरेंजमेंट है, एटम्स को रखकर उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डेवलप कर देता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरे निकली कई सारी, एलईडी ने रोक लिया, एक को पास होने दिया, क्रिस्टल से टकराया, क्रिस्टल के अंदर हमारे एटम्स के अलग अलग पोजीशन, अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट है, गोनियोमीटर्स को ओरिएंट कर रहा है, घुमा रहा है, टकराया, एटम्स की पोजीशन के कारण एक्सरे का डिफ्रैक्शन हुआ अलग अलग एंगल में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण डार्कनेस और लाइटनेस बना। अंत में क्रिस्टलोग्राफर ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूज करके एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाता है, और उसी मैप में एटम्स को रख कर ऐसा प्लेस करके, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मेथड, थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटेशनल टेक टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं। फोरियर का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, फोरियर, इसको यूज करके क्रिस्टलोग्राफर एक हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअल में टेक्निक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इस टेक्निक को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कोई डाउट होता है तो आप उसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।